ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ विद टुडे सेशन। आज हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखने वाले हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट वी हैव स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ, we saw the concept of dielectric constant, we revised the concepts for electric field intensity and the electric potential. We have seen the definitions. I recommend that you remember the definitions and the SI units formulae for electric field intensity and electric potential. Okay, then we saw the मैंने आपको एक होमवर्क दिया था डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन जीरो। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव डन. We also saw the concept of electric lines of force. We revised the concept of electric lines of force and its properties, characteristics of electric lines of force. उसके बाद हमने देखा electric flux. Electric flux is E bar dot ds bar. Okay, electric flux is E bar dot ds bar. By the way, electric flux का SI यूनिट क्या होगा ये आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या होगा ये भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट्स SI यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आप लोग फाइंड कीजिएगा। ठीक है, फाई का SI यूनिट चाहिए। ये आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया है क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू द एरिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट। सो आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा इसका क्या होगा। Then the statement of Gauss law, and we applied the Gauss law for the spherical shell. We applied the Gauss law for the spherical shell. तो ये हमने find out किया the electric intensity for the charge carrying sphere at any point is given by this formula. ये तीन फॉर्मूले हमने देखे थे और कुछ केसेस भी देखे थे। आज हम इसको आगे लेके जाएंगे, बट बिफोर आई टेक दिस फर्दर, जो मैंने आपको बताया है इसके लिए मैं वो पार्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होगा जी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने जो देखा था वो क्या था। वी हैव सीन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, इजंट इट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर मुझे SI यूनिट या डायमेंशंस अगर चाहिए तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय E bar डॉट ds bar, मतलब वो होता है E into S into cos theta, where theta is the angle between them. लेकिन cos theta is the ratio of two distances, opposite side upon या adjacent side upon, तो इसका कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होता। Now इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, इट इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, बराबर है क्या, इनटू द एरिया इनटू cos theta. Let us write down the units for this. force is न्यूटन, बराबर है क्या। या तो फिर फोर्स के लिए मैं यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए लिख सकता हूँ अगर मुझे डायमेंशन न्यूटन, दिस इज कूलम एंड दिस इज मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मुझे उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं तो व्हाट आर द डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए। न्यूटन F इज इक्वल टू एम ए, तो न्यूटन इज इक्वल टू kg, force is equal to mass into acceleration, so kg into meter per second square, and charge q is equal to it, मतलब it is nothing but ampere second into meter square। तो क्या आएगा इसका बताइए। दिस इज नथिंग बट kg मीटर क्यूब पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर, MLT, it is 1 in mass, 3 in
डिस्टेंस -2 इन सेकेंड मतलब टाइम एंड एम्पियर रेज टू -1. So these are the dimensions of electric flux. Is this okay? Is that okay? Well, now let us proceed further. अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि if I'll apply this electric application of Gauss law for a cylinder. Now I'll tell you the basic idea यहाँ पे क्या है दिया हुआ, फिर वो आप लोग चेक कर लीजिएगा. In this case what is happening here is एक सिलेंडर है, there is a cylinder, ये है वो सिलेंडर. इस सिलेंडर को जैसे कि कल हमने देखा कि फेरी ने उसको चार्ज दे दिया. दिस सिलेंडर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, तो उसमें से L लेंथ का पार्ट हम कंसिडर करेंगे बीच में से. वॉट एवर चार्ज इज गिवन इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर लेंथ. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको याद होगा कि व्हेन वी अप्लाई ये जब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू बी कैरिड आउट. वी हैव सीन दोस स्टेप्स यस्टरडे. What are the steps? These are the steps. Describe the charge distribution. Linear है, surface है या volume है. तो यहाँ पर कौन सा charge distribution है? Can you please tell me what is the charge distribution in this case? What is the charge distribution? Whatever charge is given to this charge is evenly distributed over its entire length. So क्या है charge distribution का type क्या है? आप मुझे बता सकते हो? What is the type of charge distribution here? Hello, hello, hello. What is the type of charge distribution? Is it linear? Or is it for the surface area, or is it for the volume? I repeat my question. What is the type of charge distribution? Can you all hear me please? तो यहाँ पर पहले है जी, what is the kind of charge distribution? The charge distribution is along the length. Charge distribution is along the length. बराबर है क्या? So it is the linear charge distribution. What is the linear charge distribution called as? Linear charge distribution 11th standard के है basics ये. Linear charge distribution, it is denoted by lambda. Lambda is the charge per unit length. Charge per unit length. Charge per unit length. Is this clear to you all? Is that okay? तो ये है charge per unit length. Are you understanding that? Isn't it? Now if I am considering और उसके लिए समझो कि अगर ये सिलेंडर है, मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को चार्ज दिया गया है. वॉट एवर चार्ज, द चार्ज इज लैम्बडा पर यूनिट लेंथ. तो वो पूरा जो चार्ज दिया है वो पूरा का पूरा स्प्रेड हो चुका है अलॉन्ग इट्स लेंथ. अच्छा, पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर अगर लेंथ है तो उसको चार्ज लैम्बडा है. 2 मीटर के लिए कितना होगा? 2 लैम्बडा. 3 मीटर के लिए 3 लैम्बडा. समझ में आ गया? और L मीटर के लिए कितना होगा? L लैम्बडा. L लैम्बडा इज द चार्ज, इजंट इट? अब इसके लिए यहाँ पर now what is the radius of this? इसका जो रेडियस है, this radius is capital R, radius of the cylinder. It's a conducting cylinder. इस सिलेंडर से उसके एक्सिस से R दूरी पर स्मॉल r एक पॉइंट है P. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि भाई अगर ये चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पर आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी होगा. So what is the electric intensity at this point because of this charge carrying cylinder? This is what we have to find out, and for that we are going to apply the Gauss theorem, Gauss law. Is this clear to you all? तो इसके लिए गॉस क्या बोलता है कि भाई पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप डिसाइड कर लो. तो हमने डिसाइड कर लिया. What is the second thing this Gauss wants us to do? What is the second thing this Gauss wants us to do? वो बोलता है कि what is the second thing? It says obtain the flux by Gauss theorem, visualize the Gaussian surface. तो मुझे यहाँ पर Gaussian surface अप्लाई करना पड़ेगा या विजुलाइज करना पड़ेगा. What is the Gaussian surface? The Gaussian surface is an imaginary surface. It's a closed surface that we assume here. तो यहाँ पर उस Gaussian surface का assume करने के लिए what I'll do? I'll assume here the Gaussian surface. Gaussian surface I'll assume in the form of a concentric
सिलेंडर, ऐसा एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर मैं एज्यूम करूंगा यहाँ पे, समझ में आ गया? ये है वो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, और इस सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल r and it is containing that point P. It is something like this. Is that understood? ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. Is this clear to all? तो यहाँ पर स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? What do we do in the step 1 here? In step 1 we write here the charge distribution and then we'll write a story over here. Consider uniformly charged सिलेंडर, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर बोल सकते हैं या सिलेंडर भी बोल सकते हैं. इट कैन बी अ सिलेंडर आल्सो, थिन सिलेंडर कैन बी वायर आल्सो. तो दिस वायर हैज गॉट रेडियस r. r इज द रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ वायर, वायर बोलिए या सिलेंडर बोलिए, ठीक है. एंड स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जहां पर हमें वो फाइंड आउट करना है. सो दिस इज स्मॉल r, isn't it? So for that we consider the Gaussian surface. It's an imaginary surface which is in concentric with that, isn't it? तो ये हो गया पहला स्टेप. दूसरा स्टेप जो होगा, अब मुझे गॉस थ्योरम लिखना है. व्हाट इज गॉस थ्योरम? कैन यू प्लीज टेल मी गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम मुझे आता है. गॉस थ्योरम आपको एग्जाम देना है, इसलिए आपको आना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है, ताकि वो आप बताओगे मुझे. कम ऑन, व्हाट इज द गॉस थ्योरम? इट इज LHS इज इट इज इंटीग्रल ऑफ E bar dot ds bar is equal to q upon epsilon 0. q upon epsilon 0. This is Gauss theorem. समझ में आ गई बात, isn't it? तो अब मुझे यहाँ पे इसका LHS लिखना पड़ेगा. I'll have to write down the LHS. अब देखिए यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, if it's a positive charge here, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? इट इज एक्चुअली गोइंग परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस. जो भी चार्ज सरफेस है तो वो ऐसे रेडियली निकलेंगे ना यहाँ से. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? जो निकलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से होंगे, बराबर है क्या? समझ में आ गया? अगर ये ऐसा सिलेंडर ऊपर से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से ऐसे निकलेंगे. उसको मैं ऊपर से देखूंगा, सामने से देखूंगा तो ये ऐसे दिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और उसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ही डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होगा. बराबर है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? और P को सराउंडिंग ऐसा एक रीजन में एक एरिया कंसिडर करूंगा विच इज ds. ds इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंटल एरिया ऑन दैट गॉसियन सरफेस. ओके, सराउंडिंग P के इर्द गिर्द, P के आजू बाजू में वो एरिया है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. इज दिस ओके? तो इस तरीके से अब मुझे यहाँ पर, तो नेचुरली ds bar is called as the area vector. I talked about area vector yesterday. Area vector is a vector which is perpendicular to the area having magnitude equal to the area. I talked about that yesterday. ठीक है, तो उसी तरह से ये ds जो है, इस ds के लिए ये ds बार वेक्टर होगा. सो E बार एंड ds बार को अगर हम वैसे इमेजिन करें या देखें यहाँ पे, तो व्हाट इज द LHS ऑफ दिस स्टेप 3 यहाँ पर जो मैं लिखने जा रहा हूँ? व्हाट इज द LHS? LHS इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E बार डॉट ds बार. जब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि E बार एंड ds बार जो है, E बार डॉट ds बार इज cos थीटा, बट दिस थीटा इज इक्वल टू 0 हियर आल्सो. व्हाट इज द एंगल बिटवीन E बार एंड ds बार? 0. therefore what is cos theta is equal to 1, isn't it? So this is equal to integration of E into ds, isn't it? अब जब तक ये चार्ज कांस्टेंट है तब तक ये इलेक्ट्रिक उसका इंटेंसिटी भी फिक्स होगा. चार्ज हम बदल नहीं रहे, एक बार चार्ज दिया उतना ही चार्ज रहेगा उसका. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कांस्टेंट. आई विल टेक दिस आउट. तो ये क्या बन जाएगा? इफ आई टेक दिस आउट, ये क्या बनेगा बताइए? दिस विल बिकम दैट इज इक्वल टू E इंटीग्रल ऑफ ds. तो इंटीग्रल ऑफ ds मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया मुझे लेना पड़ेगा. नाउ प्लीज चेक दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस है वहां से ही निकलेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? दे आर गोइंग टू जस्ट कम आउट फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस. द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस. समझ में आ गया? दे आर नॉट गोइंग टू बी हियर ऑन दिस फ्लैट सरफेस. ये जो फ्लैट सरफेस है वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं रहने वाले. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? The electric lines of force are not going to be there on this upper flat surface. अपर फ्लैट सरफेस जो है यहाँ से नहीं निकलेंगे, और नीचे का भी, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होंगे, नीचे के फ्लैट सरफेस पर भी नहीं होंगे. समझ में आ रहा है? दे आर गोइंग टू बी कमिंग आउट ओनली फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस एरिया. तो चार्ज जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर वो ऐसे टेढ़े नहीं निकलेंगे, यहाँ से वो सीधे की सीधे निकलेंगे. समझ में आ रही है बात? Is this clear to you all?
सो यहाँ पे जो सरफेस एरिया हमें क्लोज सरफेस एरिया जो है, व्हाट विल बी दिस ds? ds इज द, ये जो इंटीग्रल ds होगा विच इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, of Gaussian surface. Can anybody tell me what will be this curved surface area of Gaussian surface? क्या होगा बताइए प्लीज. इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका circumference होगा 2 pi r and L is the imaginary length that we have considered here. So what will be this curved surface area? तो LHS क्या बन जाएगा? Can anybody tell me what is the LHS here? It is equal to E into 2 pi r into L. दिस इज LHS. अब मैं यहां पर लिखूंगा RHS. व्हाट इज RHS? RHS ये रहा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो. अब देखिए लैम्बडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, बराबर है क्या? तो व्हाट विल बी द चार्ज कंटेंट इन दैट? 1 मीटर के लिए कितना चार्ज है? लैम्बडा. तो L मीटर के लिए कितना चार्ज होगा उसके अंदर? L इंटू लैम्बडा. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो आई सब्स्टिट्यूट फॉर Q देयर. तो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? RHS इज इक्वल टू L lambda upon epsilon 0. And now I will club together in step 5 LHS RHS. So by Gauss theorem क्या आएगा बताइए? By Gauss theorem or Gauss law. What shall I write here? I'll write it as, बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? By Gauss theorem LHS is equal to RHS. This is the LHS. It is E into, isn't it? LHS is equal to RHS. So let me just substitute here now. E into 2 pi RL is equal to L lambda upon epsilon 0. This is the derivation. I have given it in stepwise form. Is this okay? Well, इसमें से L gets cancelled, so वो depend नहीं करता L के ऊपर. और what is the electric field intensity at this point? E bar is given by this formula. What is this formula that we get there? This will give me, therefore E is equal to, क्या आएगा formula बताइए? It is equal to 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda upon r. समझ में आ गया बात? 2 pi r नीचे आ जाएगा ना. So this is what I get there. ये है वो फॉर्मूला. Any doubts about this formula? ये एक important फॉर्मूला है, बहुत important. Yes, L gets cancelled on either side. L gets cancelled on either side. So this is what we get there. एक important formula है where L is the linear charge density. This is called as linear charge density. इसका मतलब it is the charge per unit length. Any doubts about this? Is this okay? All right. So that is the formula for this. 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda upon r. lambda upon r. अब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि भाई देखिए चार्ज सिलेंडर या वायर जो है, इफ इट इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, प्लीज चेक. अगर वो जो सिलेंडर या वायर है उसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज आउटवर्ड, और उसके पास अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इनवर्ड. इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग यस्टरडे इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट चार्जेस आल्सो. पॉइंट चार्जेस के बारे में जब हमने कल बात करी थी तो भी हमने यही चीज देखी थी कि इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये आउटवर्ड होंगे, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज the electric intensity and the electric lines of force are inward. So same thing is applicable for the cylindrical charge also. Is this okay? Charge carried by a cylinder or charge carried by the wire. I hope this is clear to you. Is that clear? Any doubts about that? Let's go for the next application of Gauss theorem. अगला application हम Gauss theorem का करेंगे, देखेंगे यहाँ पर अब. अगला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सरफेस. इट्स एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, प्लीज चेक. इट्स एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट. दिस इज द थर्ड डेरिवेशन. ये भी एक डेरिवेशन है. अब देखिए ये एक थिन शीट है,
चार्ज शीट है, प्लेन शीट है और उसको चार्ज दिया गया है, ठीक है, इट्स गिवन द चार्ज, वॉट एवर चार्ज इज गिवन इट गेट्स स्प्रेड ओवर इट्स एंटायर सरफेस। तो एक्चुअली इसको देखा जाए तो ये शीट कुछ इस प्रकार से है, प्लीज देखो यहाँ पे, ये ऐसा शीट है, क्योंकि वो फाइनल स्केच आपको यहाँ पे दिखा रहा है, बट हाउ दिस स्केच इज डेवलप्ड दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर द हेल्प ऑफ द रफ स्केच। तो ये शीट है और वॉट एवर चार्ज इज गिवन, उसको चार्ज जो भी कुछ दिया जाएगा वो पूरा का पूरा ऐसे स्प्रेड हो जाएगा यहाँ पे, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इस शीट के कुछ दूरी पर एट सम डिस्टेंस देयर इज पॉइंट पी। कितना डिस्टेंस है ये? तो ये डिस्टेंस जो है वो है r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p। I want to find out what is the electric field intensity there. Step number 1 क्या बोलता है? What is the step number 1 saying? Type of charge distribution. Type of charge distribution. So यहाँ पे इस प्लेन सरफेस को, इस प्लेन शीट को, दिस इज अ प्लेन शीट वी से, and this plane sheet is given the charge. We consider a point P here. Now what is the step number 1 here? Type of charge distribution. Type of charge distribution. So I will again ask you, what is the type of charge distribution? By the way, yesterday we have seen 3 types of charge distribution. एक होता है linear, दूसरा होता है around the surface area और तीसरा होता है in the volume. तो इसमें से कौन सा है ये? Come on यार, अभी ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सरफेस। यार 11th की चीजें मैंने कल रिवाइज करी है और आपका भी काम बनता है ना उसको रिवाइज करना। एक चीज मैं 11th की चीज आपको कितनी बार समझा सकता हूँ? आई मीन दिस इज अटर नॉनसेंस। कहाँ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ये रहा। आप तो यार कुछ भी नहीं, मतलब पूरा रिवाइज करने के बावजूद आपको अगर ये मेरे को करना पड़ रहा है, दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद करिए। आपको याद दिला रहा हूँ, मतलब ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। द टाइप ऑफ चार्ज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, ये रहा यहाँ पे। कमाल करते हो यार, मतलब there are 3 types of charge distribution. A होता है linear charge density. The charge is distributed along the length. मैंने कल टाइम पास नहीं किया था, जो मैंने कल बताया था। अगर आपको याद नहीं रख रहे वो चीजें, या मैंने आपको भेजा है उसको एक बार भी खोल के नहीं देख रहे हो, तो एट इज क्या करूं मैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज अलॉन्ग द लेंथ, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी अलॉन्ग द सरफेस एरिया, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ दैट आई वांट यू टू टेल मी, एंड दैट इज डिनोटेड बाय, दिस इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, ये सिग्मा से डिनोट किया जाता है और ये रो से डिनोट किया जाता है। इज दैट क्लियर? ये भी शीट मैं आपको शायद ईमेल या मेल कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप पूरा तो नहीं कर सकता ईमेल। चलिए 12th फिजिक्स में आ जाते हैं अब। तो यहाँ पर विच इज द टाइप ऑफ चार्ज सरफेस हियर डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, सरफेस चार्ज। तो ये बोलना पड़ेगा आपको, चुप रह के नहीं चलेगा प्लीज। सो व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डेंसिटी? इट्स अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा। Sigma is the charge per unit area. Charge per unit area. So that is the first step. That is the first step to understand or to explain this. ये explain करने का ये पहला step है, अपना जो गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। Secondly, I have to obtain or consider here an imaginary Gaussian surface. Imaginary Gaussian surface. मुझे एक imaginary Gaussian surface यहाँ पर assume करना पड़ेगा। तो कैसे होगा Gaussian surface? Tell me how is this Gaussian surface going to be? The Gaussian surface that we have to consider, that should include that point P. तो इस point P को ऐसा यहाँ पे रखते हुए मैं एक ऐसा सरफेस एज्यूम करूंगा जो कि एक इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर है। समझ में आ गया? वो ऐसा हो गया। अब देखो ये सरफेस यहां पर खत्म हो जाएगा,
लेकिन चार्ज इज ऑन द अदर साइड ऑल्सो, क्योंकि अगर एक शीट है तो उसके दोनों तरफ चार्ज आ जाता है। उसके शीट थिन शीट है, अगर एक पेपर जैसा थिन शीट है तो उसको अगर हम चार्ज यहां पर देते हैं, अगर उसको यहां पे चार्ज देते हैं यू सी, तो वो चार्ज इस तरफ भी अपने आप आ जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? इट्स अ थिन शीट। थिन शीट जो है उसको इधर चार्ज दे दो आप तो वो दूसरी तरफ भी आ जाता है। तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है तो वो दूसरी तरफ भी रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेट मी टेल यू। इसलिए वहां से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आई हैव टू एक्सटेंड दिस गॉसियन सरफेस ऑन द अदर साइड आल्सो। आई हैव टू एक्सटेंड दिस ऑन द अदर साइड आल्सो। समझ में आ रही है बात? सो वो यहां से ऐसे जाके इस तरफ ऐसा आएगा वो गॉसियन सरफेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इज दिस क्लियर? तो ये यहां से यहां तक आता है, दूसरे तरफ भी मैंने उसको एक्सटेंड किया है। हाँ हाँ हाँ, ये जो है इमेजिनरी सरफेस है ना ये, बाय द वे। तो ये जो गॉसियन सरफेस है यहां से लेके यहां तक, तो दूसरे तरफ भी उसको, और इसी के जैसे एक और एक पॉइंट मैं यहां पर इमेजिनरी पॉइंट कंसिडर करूंगा जो होगा P डैश, एंड इट इज अगेन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस? R डिस्टेंस पर है। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वैसे देखा जाए तो पूरे के पूरे यहाँ से सरफेस से निकलेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, if I consider those electric lines of force, तो necessarily these lines of force are going to come out from this every point। यहाँ से हर जगह से lines of force निकलेंगे, बराबर है क्या? ऐसे परपेंडिकुलर होंगे, उसको टेढ़े नहीं जाएंगे वो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हर जगह से यहाँ से निकलेंगे, जैसे हमारे सर से बाल निकलते हैं उसी तरीके से, लेकिन वो स्ट्रेट होने चाहिए बस। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है। तो इस तरीके से अब वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है। तो आई शो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई शो लाइक दिस। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ का दिखाऊंगा और इसी तरह से यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाऊंगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? अच्छा, अगर मैं इस ds बार की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया ds, अगर ये एरिया ds है तो यहाँ से बाहर निकलने वाला एरिया वेक्टर जो होगा वो ds बार इस तरह से होगा, और यहाँ पर भी वो P डैश के लिए जो होगा वो वाला वेक्टर ds बार इस तरह से होगा। इज दैट क्लियर? सो वंस अगेन व्हाट वी सी हियर इज द एंगल बिटवीन दिस E बार एंड ds बार इज थीटा इज इक्वल टू 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? theta is equal to 0 and cos theta is equal to 1, and on same thing on this side also. I hope this second point is clear to you all। Gaussian surface imagine करना, तो इस तरह से ये फाइनल फिगर इस तरह से डेवलप हो जाता है। I started with a plain sheet and then I developed this diagram। So अब मैं इस डायग्राम को क्लोज कर रहा हूँ। Is this clear to you all? So finally we are at this diagram now। Is that clear? ठीक है, finally we are at diagram। Is this okay? Is that clear? ठीक है। सो दैट इज सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गॉसियन सरफेस मैंने एज्यूम किया, ये वाला गॉसियन सरफेस का लेंथ है r प्लस आर, दैट इज 2r। r प्लस आर 2r, ये ds मतलब ये वाला एरिया होता है ds, और ये ds बार है। इज दिस ओके? समझ में आया सबको? ओके। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज आई हैव टू अप्लाई गॉस थ्योरम। क्या है भाई? गॉस थ्योरम इज सेइंग इंटीग्रल ऑफ E बार डॉट ds बार इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो मुझे LHS लिखना है अब यहाँ पे। I want to write down the LHS here। LHS is integral of E bar dot ds bar। This is the is this clear to all? बराबर है क्या? तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होगा, दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स, इसी को हम फ्लक्स बोलते हैं, isn't it? So टोटल फ्लक्स जो होगा यहाँ से बाहर आने वाला, वो यहाँ से भी आ रहा है बाहर और यहाँ से भी आ रहा है, गॉसियन सरफेस से बाहर। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ गॉसियन सरफेस, कमिंग आउट ऑफ गॉसियन सरफेस, ऑफ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? It is nothing but integral of E bar dot ds bar which is happening at point P plus it is integral of E bar dot ds bar which is happening at point P dash। I hope this is clear to you all। बराबर है क्या? In both these cases theta is equal to 0 है, cos theta is equal to 1 है, therefore ये जो E bar dot ds bar है, this is actually equal to E into ds into cos theta
which is actually equal to E into ds. I hope this is okay. This is clear. Am I clear there? Isn't it? तो ये बन जाएगा, E बाहर आएगा इंटीग्रल ऑफ ds एट पॉइंट P प्लस E बाहर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ds एट पॉइंट P डैश. लेकिन ये दोनों भी एरिया सेम है. बोथ these areas are same, and let me say that these areas are A. let me say that this area ds को मैं A से डिनोट करूंगा या ds से भी अगर डिनोट कर लो, if I'll denote it by A, तो ये क्या बन जाएगा, it will be nothing but E into A plus E into A and that is equal to 2 times EA. अगर आपको ds ही लिखना है तो आप ds ही भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है. Isn't it? I can write it as E into ds also, लेकिन आपके HSC बोर्ड बुक में यहाँ पर उसने A बोल दिया है उस एरिया को, इसलिए मैंने, अदरवाइज आई कैन राइट इट एज 2E into ds also, that's fine. 2E into ds I can write it like this also. बोर्ड ने ऐसा दिया है, लेकिन आप ऐसा भी लिखो ऐसा भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस इज स्टेप नंबर 3. नाउ आई विल गो फॉर स्टेप नंबर 4. यहाँ पर मुझे RHS लिखना है. व्हाट इज द RHS देयर? इट इज नथिंग बट Q upon epsilon 0. सो व्हाट इज द चार्ज देयर? as I have stated that sigma is the, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज पर यूनिट एरिया. इजंट इट? मतलब 1 मीटर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर के लिए 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर के लिए 3 सिग्मा. तो ds मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा चार्ज? ds इंटू सिग्मा. बराबर है क्या? सो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds. आई विल से सिग्मा इंटू ds. अगर मैं यहां पर ds बोल देता हूं तो इधर भी ds ही बोलना पड़ेगा. सो इट विल बी सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन 0. एप्सिलॉन 0 इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर वैक्यूम कंसीडर कर रहा हूं. एंड नाउ स्टेप नंबर 5, LHS इज इक्वल टू RHS. इक्वेट कीजिएगा. LHS इज इक्वल टू RHS. सो व्हाट इज द LHS हियर? दिस इज द LHS. 2E ds इज इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन 0. इस ds को कैंसिल किया जाता है. So what is the electric intensity at point P is given by? The electric intensity at point P is given by sigma upon 2 epsilon 0. ये 2 क्यों आया? Because दोनों तरफ से भी वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो बाहर आ रहे हैं. Because it's a thin sheet. Because it's a thin sheet. Any doubts about this derivation? This is the end of the derivation. ये derivation यहाँ पर पूरा हो जाता है. क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया? Is this clear to you all? So this is one of the important derivation. 3 derivations अभी हमने 12 का जैसे हमने देखा है. आज हमने 2 derivations देखे. One is for the wire, या इसको हम सिलेंडर भी बोल सकते हैं, और दूसरा है for the charged infinite plane sheet. Infinite plane thin sheet होगा ये. Is that clear? It's a charged infinite plane sheet. Any doubts about this to you all? Is this clear to you all? नहीं, वो डायरेक्ट बोलेंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो. लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट क्वेश्चन दे विल आस्क यू. दे विल सिंपली से हियर, वेट मिनट, आई जस्ट, सो लेट अस कंसीडर फॉर द नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. टू स्टार्ट विद पोटेंशियल एनर्जी, मैं दोबारा उस फर्स्ट लेक्चर में जाऊंगा जब मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या डिस्कस किया था? डू यू रिमेंबर, डू यू रिकॉल दीज थिंग्स हियर? व्हाट डिड वी डिस्कस हियर? क्या डिस्कस किया था हमने यहाँ पे, बताइए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके लिए हमने कंसिडर किया था यहाँ पे एक चार्ज्ड सरफेस, सॉरी एक चार्ज. वी कंसिडर वन चार्ज हियर. यहां पर वी कंसिडर वन चार्ज. कौन सा चार्ज था? ये चार्ज Q था. इस चार्ज की वजह से इसके आजू बाजू इर्द गिर्द सराउंडिंग रीजन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. उस रीजन के अंदर यहाँ पर एक पॉइंट P है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड. इट्स अ प्रॉपर्टी विच इज इंट्रोड्यूस्ड, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्केलर फिजिकल प्रॉपर्टी, टू make us understand the electric field. तो उसके लिए what did we do? How do we define the electric potential? It is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. कल मैंने एक्सप्लेन किया था, इसके पहले भी एक्सप्लेन किया था
डोंट राइट एनीथिंग, पुट योर पेन्स पेंसिल डाउन, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। तो इस चार्ज को हम मूव करते 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 यहाँ तक आ गए, उसके लिए वी हैव टू डू सम वर्क। सो वट एवर वर्क डन, it is nothing but the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. I hope this is clear to you all. उसका अगर वर्क डन Q0 लेकिन अपने को एक 1 कूलम का चार्ज नहीं मिला तो वी यूज Q0 कूलम का चार्ज, तो वर्क डन अगर W है, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज V, विच इज डिनोटेड बाय V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। इसका ऐसा यूनिट होगा जूल पर कूलम, जो हमने कल डिस्कस किया था। इज दिस ओके? This was the first thing about the electric potential. The second thing that we should know, or we would like to discuss here about the electric potential, is what is the connection formula between the electric field intensity and potential. यार ये आपको करना पड़ेगा, आपको 4 लेक्चर तक मैं खींच के नहीं लेके जा सकता। आपको एक लेक्चर में, अगर पहले लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन अगर देता हूँ 11 का, तो इसका मतलब है आपको उसको फटक से उस दिन ही ये करना है, ग्रैब करने का है, क्योंकि मैं 4 दिनों तक 4 लेक्चर तक उसको खींचता रहूंगा और आपको याद दिलाता, अरे हाँ मैंने कल ये बताया था, अरे हाँ मैंने कल ये बताया था। दिस इज एब्सर्ड यार, प्लीज, ठीक है ना? तो ये 11th का जो आपका है ना, वो आपको फटाफट क्लियर करने का है, जो मैं आपको दे रहा हूँ। समझ में आ गई बात? डोंट कीप दैट पेंडिंग। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और एक फॉर्मूला यहाँ पर हम देख सकते हैं या लिख सकते हैं। मैं आपको बता जा रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और एक फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और एक फॉर्मूला यहाँ पर होगा, जो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले मस्ट है यार। मतलब तुमको मैं फॉर्मूला पूछता हूँ, तुम येड़े के जैसे बैठते हो वैसे, तो डोंट डू दैट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, Q अपॉन R, बिकॉज दिस इज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, और 11th में मोस्टली आप लोगों ने किया भी है ये, बट एग्जाम नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, इसके लिए भूल गए हो, तो डोंट डू दैट नॉनसेंस। आपको वो, अगर ये चीजें आपके फॉर्मूला रिवीजन में भी होनी चाहिए। आई वुड लाइक टू करते हैं, जैसे कि हमने देखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity, it is denoted by V, it is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Okay, ये उसका पहला फॉर्मूला है। and electric potential due to that charge Q which is at a distance R, it is given by 1/4 pi epsilon 0 Q upon R। ये चीजें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखी। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज द वर्क डन, सो इट इज जूल पर कूलम। ये सब दिमाग में होना चाहिए यार, प्लीज। अब जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे, एज वी नो कि भाई वो जो चार्ज है वहां से जब हम उसको उठा के इंफिनिटी से यहां तक लेके आते हैं, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट हियर दिस थिंग। चलो नहीं हो सकता। वो जो चार्ज होता है, दिस इज चार्ज Q, और उसको दिस इज पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस R। तो उस चार्ज, छोटा जो चार्ज होगा Q0, उसको उठा के यहां से इधर लेके आते हैं, तो वर्क इज डन। इट इज एज इफ वी आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, so work is done, and this work done is stored there in the form of potential energy. So electrostatic potential energy is the work against the electrostatic force, क्योंकि ये है बड़ा चार्ज, ये इसको अपोज करता है, आने से एक रिपल्सिव फोर्स ऐड करेगा। इस रिपल्सिव, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम उसको यहाँ पर लेके आ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। So when we are doing this, when we are doing this, so we are doing the force, we are doing the work against this electrostatic force. आप लोग मास्क निकाल सकते हो यार, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोगों के रिस्पॉन्सेस क्या है, प्लीज डोंट माइंड इट। हाँ, तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस टू अचीव द सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस इन द गिवन सिस्टम। मतलब यहाँ से ये चार्ज इंफिनिटी से इधर तक लेके आए हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? दिस इज द बेसिक मीनिंग। अच्छा, ये एक डेफिनेशन के लिए आप लोगों को वो पूछ सकते हैं, डिफाइन द पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको मैंने मार्क कर लिया। सिंस एवरी सिस्टम ट्राइज टू अटेन द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी,
लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कब होगा कि भाई जैसे कि हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते करते ला रहे हैं और अगर उसको यहां से छोड़ दिया, उसको यहां से छोड़ दिया तो वो दोबारा इंफिनिटी पर चला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो इंफिनिटी पर जब वो जाता है तो सिस्टम विल हैव लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसको पकड़ के यहां तक लेके आए तो सिस्टम इज हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। इज दिस क्लियर टू ऑल? इट्स लाइक अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, छोड़ दिया तो दोबारा उधर चला जाएगा वो। टू अचीव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इट विल हैव द सम पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दिस ओके? तो यहाँ पे इसी प्रकार अगर हम कंसिडर करें कि भाई ये एक चार्ज है, तो कंसिडर अ चार्ज क्यू। यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू मैंने कंसिडर किया है, विच इज फिक्स्ड एट पॉइंट, यहाँ पर वो फिक्स है वो पॉइंट, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ मैं थोड़ा सा अलग से डायग्राम ड्रा करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब ये डायग्राम हम देखने वाले हैं। सो कंसीडर एक चार्ज है यहाँ पर, दिस इज पॉइंट ओ, उस पॉइंट ओ के यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। और इसी लाइन में यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है। दिस पॉइंट इज, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए। ये पॉइंट कितनी दूरी पर है यहाँ से यहाँ तक? व्हाट इज दैट डिस्टेंस? दैट डिस्टेंस इज एक सेकेंड, दिस इज फॉर बिगिनिंग द चार्ज, फॉर ब्रिंगिंग दिस चार्ज अदर पॉजिटिव चार्ज क्लोज टू इट वर्क इज नेसेसरी। हाँ, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई यहाँ पर एक चार्ज है एक प्लस क्यू, इस चार्ज का यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाता है। तो दिस इज अ पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस आर। तो दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज जो समझो कि Q0 है, छोटा सा चार्ज है, उसको यहाँ से इधर इंफिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड देयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हमने अभी अभी देखा, सेम थिंग आई एक्सप्लेन यू हियर। इज दिस ओके? Now whatever work is done, this work done is stored there in the form of energy, and this energy, why? Because there is the repulsive force, उसके ऊपर एक repulsive force apply हो जाएगा। उस repulsive force के opposite दिशा में, विपरीत दिशा में हमें यहाँ पर force apply करके उसको displace करता होगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। So there is the force and there is a displacement, therefore there is a work done, and this work done is stored there in the form of energy. This energy is called as potential energy or electrostatics potential energy. Is this clear to you all? Any doubts about that? Electrostatic potential energy. Any doubts? Okay. So we can denote it by U, or if it is very small amount of energy, then I can denote it by du. D बोले तो छोटा सा होगा वो. Is this okay? अब हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं। सो दिस इज अगेन अ डेरिवेशन, दिस इज अगेन अ डेरिवेशन। इज दिस ओके? लेट मी जस्ट, तो दोबारा ये एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को अभी हम देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी दिस डेरिवेशन। अच्छा, बाय द वे, ये एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा आपको डेरिवेशन पूछते हैं, दे डू आने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द डेरिवेशन नाउ। कि यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ये पहलवान चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज का फिर यहाँ पर एरिया होगा, इस चार्ज का कुछ एरिया होगा यहाँ पर, अपने आजू बाजू इर्द गिर्द इसका एरिया होता है, सब तरफ होता है, इस तरफ भी इस तरफ भी, ठीक है। एंड दूसरा चार्ज है नन्ना सा छोटा सा प्यारा सा, यहाँ पर है, देखिए ये वाला Q0, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा इस वजह से? रिपल्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देयर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। सो देयर इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये रहा फोर्स ऑफ रिपल्शन, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट। इसके ऊपर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगा, Fe। इज दिस क्लियर टू यू? इजंट इट? सो दिस फोर्स F या Fe इज एक्सर्टेड ऑन दैट, इसके ऊपर ये फोर्स एक्सर्टेड होगा। समझ में आ रहा है? इजंट इट? उसको Fe बोलिए या F बोलिए। अब उसको भगवान ने मदद करनी चाहिए, एंड उसको भगवान की दया से इसके इस डायरेक्शन में कुछ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, बिकॉज ऑफ विच इट इज मूव्ड
थ्रू अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यहाँ पर वो दिखाया गया है, बट एक्चुअली दिस चार्ज इज मूव थ्रू अ वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस डी आर, उसको इतना डिस्टेंस से उसको मूव किया जो वे यहाँ से यहाँ पर चला गया। अब ये जो पॉइंट है वो यहाँ तक दिखाना चाहिए था, दिस इज द सेम पॉइंट वी से, तो उसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया। इज दैट क्लियर? विद द हेल्प ऑफ दिस अपोजिट फोर्स, with the help of this opposite force. So is there work done? Yes. Is there electrostatic potential energy? Yes. समझ में आ गया? तो हम यहां पर बोलेंगे कि भाई the work done against the electrostatic force Fe in displacing the charge Q0 through the small displacement dr appears as increase in the potential energy of the system, and this is given by du is equal to du इज इक्वल टू, अब ये फोर्स अपोजिट दिशा में है इसलिए मैं इसको बोलूंगा माइनस एफ इंटू डी आर। इज दिस ओके? माइनस एफ इंटू डी आर, इज दैट ओके? एक्चुअली मैं उसको अगर साइन नहीं लिखना है मुझे, if I don't want to write the sign there, you see I'll just, देखिए दिस एफ बार डॉट डी आर बार अगर हम देखें, क्योंकि यहां पे एक बात आपको मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और एक्टिंग फोर्स देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो वी आर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन अगर मुझे आपको दिखानी है तो आई कैन शो दैट ओवर हियर कि भाई दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी आर बार अ वेक्टर एंड दिस इज द फोर्स। तो फोर्स इस दिशा में और डायरेक्शन इस द डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट का इस दिशा में है। तो इन दैट वे अगर मैं इसको एफ बार या एफ ई बार डॉट डी आर बार ऐसे कंसिडर करूं तो एंगल बिटवीन दीज टू इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देन कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 आएगा। इस वजह से इसको मैं लिखते समय माइनस एफ ई इंटू डी आर ऐसे लिखना चाहता हूं। समझ में आ गई बात? बिकॉज ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, ए बार डॉट बी बार डॉट प्रोडक्ट इज ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा -1 इस वजह से आएगा। इज दैट क्लियर? सो नेगेटिव साइन appears because why is the negative sign appearing there? Because the displacement dr bar is against the electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विपरीत दिशा में है ये डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? इज दैट ओके? अगर आपको चाहिए तो हम इसको यहाँ पर ऐसा डिनोट भी कर सकते हैं कि भाई एफ बार का डायरेक्शन ये रहा, दिस इज एफ बार का डायरेक्शन, एफ ई बार का डायरेक्शन, एंड डी आर बार का डायरेक्शन ये रहा, दिस इज डी आर बार का डायरेक्शन। तो इनमें एक्चुअली यहां पर हमको दिखाई दे रहा है व्हाट इज दिस, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज दिस क्लियर टू ऑल? हम एज्यूम कर रहे हैं कि अपोजिट फोर्स, मतलब देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से ये इधर जा रहा है, बट इस फोर्स के ऊपर तो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है जो कि एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ओके, अब हम ऐसा सोचते हैं कि भाई उसको एक्चुअली कहां से कहां तक जाना है, तो उसको जाना है पॉइंट ए से लेकर बी तक। पॉइंट ए से लेकर बी तक का जो भी उसका फासला है, वॉट एवर डिस्टेंस दैट इट हैज टू कवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से लेकर बी तक का उसका जो भी कुछ फासला है उसको हम छोटे 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 हिस्सों में काट लेते हैं। ईच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज डीआरवी से each, so there is work done, there is work done, there is increase in the energy, there is work done, there is increase in the energy, work done. So in every displacement here the work is done and it is stored in the form of potential energy, yes or no? And if I want to find out what is the net work done या net potential energy का increase, it is to be done with the help of what we call as integration। समझ में आ गया? So total work done अगर मुझे चाहिए यहाँ पे, so if I want to find out what is the total work done, तो total work done के लिए मुझे यहाँ पर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। So we say for displacement of the charge from initial position A to final position B, the change in the potential energy delta U can be obtained by integrating. So what will be that integration? Delta U is equal to, it is nothing but ये छोटे छोटे increase in the energy
फ्रॉम द पोजीशन R1 टू R2. क्यों R1 टू R2? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है that point A is at a distance R1 which is initial position and point B is at a distance R2 which is the final position. I hope this is clear to you all. समझ में आ गया? Isn't it? So we have to integrate this now. But what is du? Du is equal to minus Fe into dr. So let me just substitute here. I will substitute here. This will give me integration of minus में बाहर लिख देता हूँ Fe into dr, which is going from R1 to R2. By the way, what is this force of repulsion by Coulomb's law? The force of repulsion by Coulomb's law is given by Fe is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2. Q1 Q2 पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, मतलब Q into Q0. आई बात समझ में? It is equal to Q into Q0 upon R square. दिस इज बाय कूलम्स लॉ, जो हमने कल देखा था पहले पार्ट में. सो लेट मी जस्ट अब ये फोर्स जो है वो अपोजिट दिशा में है. दिस फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन वी से, इजंट इट? तो उस फोर्स को अच्छा, ये मैंने उसका स्केलर फॉर्म लिखा है, बट दिस फोर्स हैज गॉट दिस इन अपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे ये मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे. I'll just substitute it over here. क्या मिल जाएगा यहाँ पर बताइए? This will give you. Now I'll neglect this negative sign. इस negative sign को मैं neglect करता हूँ because negative sign अपने को बता रहा है कि भाई वो increase in the potential energy है. So what I'll do here, it is nothing but going from R1 to R2 and this is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q into Q0 upon R square into dr. ये मुझे यहाँ पर इंटीग्रेट करना है. वेल आई हैव टू इंटीग्रेट दिस नाउ. कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? कैन यू प्लीज टेल मी हाउ डू आई डू दिस इंटीग्रेशन? अब इसमें कुछ चीजें कांस्टेंट है. क्या क्या कांस्टेंट है? ये सब कांस्टेंट है. आई विल टेक दिस आउट. तो अभी हम फिलहाल तो इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं. तो आई विल टेक दिस q into q0 upon 4 pi epsilon 0 out which is going from r1 to r2 which is 1 upon r square into dr. Can you tell me what is the integration of 1 upon r square dr? आप बता ही सकते हो मुझे. q into q0 what is the integration of 1 upon r square? उसका इंटीग्रेशन आता है minus 1 upon r. What is derivative of 1 upon x? Minus 1 upon x square. What is integration of 1 upon x square? Minus 1 upon x. तो उसी तरह से ये आ गया. And this is going from r1 to r2. अब ये है limits of integration. इसे कहते हैं upper limit of integration और इसे कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स नहीं होते, आगे जाके अगला चैप्टर में हम देखेंगे. तो इसमें बस अभी एक चीज करना होता है कि यहाँ पर पहले मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा माइनस यहाँ पर आर के जगह पर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है. इज दैट क्लियर? सो लेट मी डू दैट. व्हाट आई गेट देयर, दिस विल बिकम q into q0 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन 0. तो पहले मैं लिखूंगा माइनस 1 अपॉन R2, ये हो गया पहला लिमिट, माइनस 1 अपॉन R1, ये हो गया दूसरा. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है. सो कुल मिलाकर ये आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर? दिस इज इक्वल टू Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस ही रहेगा. इज दिस clear to all? So this is the change in the potential energy when it is going from position A to position B, isn't it? A is at what distance? It is at a distance R1 and B is at a distance R2. So ये है the change in the potential energy when the charge small q0 which is moving in the vicinity of charge capital Q. Is this clear to all? Okay, now we say that this is the work done in displacing the charge from A to B. This is the work done in displacing the charge from A to B, that is equal to delta U, change in the potential energy, and that change in the potential energy is given by Q into Q0 upon 4 pi epsilon 0. Is that okay? ये मैंने नेगेटिव जो साइन था उसको निगलेक्ट किया था यहाँ से. उस नेगेटिव साइन को अगर मैं दोबारा यहां पर लेके आ जाऊं, इफ आई टेक दैट हियर,
तो दिस विल बिकम 1/r1 माइनस 1/r2। समझ में आ गया? नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस डायग्राम। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये है कैपिटल Q, और इस कैपिटल Q से कुछ दूरी पर है पॉइंट A। पॉइंट A कितने डिस्टेंस पर है जी? इट इज एट अ डिस्टेंस r1। यहां से उसको मूव किया इस तरफ पॉइंट B तक। यहां पर है चार्ज, छोटा सा चार्ज Q0। ये पॉइंट B कितना दूरी पर है जी? तो इट इज एट अ डिस्टेंस r2। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? कौन बड़ा है कौन छोटा है? r1 बड़ा है तो 1/r1 छोटा होगा ना, because I know r1 is greater than r2, so 1/r1 is smaller than 1/r2। समझ में आ गया? मतलब ये फैक्ट ब्रैकेट जो आएगा वो माइनस आएगा, निगेटिव आएगा, ये ब्रैकेट निगेटिव आएगा, लेकिन बाहर का निगेटिव साइन और ये निगेटिव साइन मिला के वो पॉजिटिव हो जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दैट ओके? समझ में आ गई बात? इजंट इट? एनी डाउट्स अबाउट दैट? अब एक स्पेशल केस कंसीडर करते हैं हम लोग। वी कंसीडर अ स्पेशल केस। व्हाट इज द स्पेशल केस? स्पेशल केस कंसीडर करते हैं कि भाई पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी, therefore what is r1 is equal to infinite, okay, and point B is at a distance r, मतलब r2 is equal to r। तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा, ये निगेटिव हो जाता है तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बाय द वे, इफ आई इंपोज दिस निगेटिव साइन हियर, प्लीज चेक। अगर ये निगेटिव साइन यहां पर मैं इंपोज कर दूं, मुझे ये दोबारा लिखना पड़ेगा ना, isn't it? Let me write that again. So this, considering that negative sign, everything what I'll get here, this will give me what? This will give me, therefore the work done in displacing the charge from A to B is stored there in the form of electrostatic potential energy, and if I'll send this negative sign inside, it will become Q into Q0 upon 4 pi epsilon 0, bracket may I'll change this order now, this is 1 upon R2 minus 1 upon R1। Is this clear to you all? Any doubts about that? As I am putting this in the box, तो आपके दिमाग के बॉक्स में भी ये फॉर्मूला फिट होना चाहिए। Is this clear to all? ठीक है, अब मैं स्पेशल केसेस कंसिडर कर रहा हूं। यहाँ पे क्या स्पेशल केसेस मैंने बोला आपको कि भाई हम एज्यूम करेंगे कि A इज एट इंफिनिटी, दिस डिस्टेंस अगर मैं इंफिनिटी बोल दूं यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली? कैन यू प्लीज टेल मी हाउ इज दिस गोइंग टू चेंज? If A is considered to be at infinity and B is at a distance r, तो ये क्या बन जाएगा? How this expression will change? Please tell me. Hello? क्योंकि 1/r1 जो आएगा that is 1/infinity, 1/infinity 0 होता है, याद रखिए। Anything upon 0 is infinity ना, so anything upon infinity is also 0, 0 इधर जाएगा, infinity इधर आएगा। Is this okay? Correct? अच्छा, तो ये हाउ दिस गेट्स मॉडिफाइड देन? दिस गेट्स मॉडिफाइड, तो यहां पर हम चार्ज Q0 को इंफिनिटी से वहां तक मूव करते हुए ला रहे हैं। हम चार्ज Q0 को इंफिनिटी से मूव करते हुए यहां तक ला रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो इसको मैं चेंज करूंगा, दिस RHS विल बिकम Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या बन जाएगा? 1/r2 मतलब 1/r बनेगा, एंड 1/infinity 0 आएगा। जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। इज दिस ओके? इजंट इट? नाउ दिस इज कॉल्ड एज, अब देखिए ये जब तक दूर था तब तक सिर्फ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन उसके अंदर कोई वर्क डन नहीं था, तो देयर वाज नो एनर्जी इन्वॉल्व। यहां पर एनर्जी इन्वॉल्व कब हो गया? व्हेन वी गॉट द अदर चार्ज ओवर देयर, तो दूसरा चार्ज जब वहां पर आ गया तब दोनों में वो रिपल्सिव फोर्स था, उसके विपरीत दिशा में हमने वर्क किया, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड देयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो जब तक वो अकेला था देयर वाज ओनली फील्ड बट नो एनर्जी, दूसरे के आने से वहां पर एनर्जी आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो दिस इज कॉल्ड एज U of R. What is U of R? It is the potential energy of the system. This is called as U of R. It is nothing but, I'll write it as, so the potential energy of any system is given by 1/4 pi epsilon 0. 1/4 pi epsilon 0 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. 1 upon 4 pi epsilon 0 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. 1 upon 4 pi epsilon 0 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. So इलेक्ट्रिक the potential energy of any system is given by 1/4 pi epsilon 0.
Q1 Q2 upon R. What is this? This is the potential energy of any system which is containing two charges and these charges are separated by distance r. Is this okay? हम इसको क्या कहते हैं? This is the potential energy, electrostatic potential energy, electrostatic potential energy of a system containing two charges. कौन से दो चार्जेस? Q1 and Q2 separated by distance r. Is this okay? Separated by distance r. Any doubts about this? क्या ये आपको समझ में आ गया? Separated by distance r. Is this clear? So ये है वो फॉर्मूला. ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी मेजर कैसे करते हैं? इट्स एन एनर्जी. तो एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड इन जूल. एनर्जी विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन जूल. तो 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या होगा? 1 जूल ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन मूविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम. ये 1 जूल कब होगा? व्हेन दिस चार्जेस आर 1 कूलम. ठीक है, 1 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. They are moved through the potential difference of 1 volt. Is this clear? Another convenient unit of energy is electron volt. वो जैसे कि आप जानते हैं कि joule is the amount of energy in SI unit, but this is a very large unit. When we are dealing with the small charges like electrons, protons, so the energy associated will be very small. So I have to consider the smaller unit. So electron volt is another smaller unit of energy, isn't it? Okay. So what is 1 electron volt? 1 अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. तो वही नंबर यहाँ पे याद रखना है आपको. So 1 electron volt of energy is कितना? 1.6 into 10 raised to minus 19. minus 19 लिखा है वो. गौर से देखिए. 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल. ये एनर्जी का यूनिट है. सो आई पुट इट एज, ठीक है, इतना जूल है. नाउ मेगा मतलब कितना होता है? मेगा जूल कितना होता है? देखिए यहां पे इफ आई राइट हियर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो इज इक्वल टू, यहां पर मुझे 3 से बढ़ाना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? So this will become 1 kilo electron volt is nothing but 10 raised to 3 electron volt. सही है? Now that is equal to, इसको अगर 10 raised to 3, now what is 1 electron volt? So this will become 1.6 into 10 raised to minus 19 plus 3. Is this okay? Electron volt, and therefore 1 kilo electron volt is 1.6 into 10 raised to minus 16 electron volt. Sorry, इतना जूल होगा वो. sorry, I converted this into joule here ना. Is this okay? This is joule. minus 16 joule. उसी तरह से if I'm talking about 1 mega electron volt is nothing but 1 into 10 raised to 6 electron volt. Correct? Mega बोले तो 10 raised to 6. Now convert this इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल. सो इट विल बी 10 रेज टू 6 होगा, लेकिन इट इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, ये जूल में आ गया. सो अब कितना हो जाएगा ये बताइए? दिस विल बिकम, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 13, माइनस 19 प्लस 6 कितना आएगा ये? सॉरी, हाँ ये सही है. दिस इज करेक्ट. सो दिस इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा का एम कैपिटल होता है. अब मैं बात करूंगा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट इज 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट? दिस इज किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मिली इलेक्ट्रॉन. 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट? 10 रेज टू माइनस 3
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली मतलब छोटा हो जाता है वो। अब यहाँ पर कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू दिस थिंग, सो 10⁻³ into 1.6 into 10⁻19 joule. So this will become 1.6 into 10⁻22 joule. Is this clear? So this is milli, capital M is mega, and this is kilo. Any doubts about this? Understood? Okay, these are the smaller units of the potential energy. Is that clear? Now we proceed further. अब ये जो हमने ये इक्वेशन देखा है, this is the equation for potential energy of a system containing two charges q1 and q2 separated by distance r. Is that okay? अब आगे चलते हैं concept of potential पर. Now we go for the concept of potential. कि यही फॉर्मूला मैंने लिखा है, वही जो मैंने लिखा वहां पे फॉर्मूला. I'll write that formula once again here. What is this u of r? U of r is 1 upon 4 pi epsilon 0 into q1 q2 r square, q1 q2 upon r square, q1 q2 upon r square. इसको वो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं ऐसे, मतलब इस r को सेपरेट किया, इसके साथ भेज दिया. इज दैट क्लियर? r को सेपरेट करके इसके साथ भेज दिया, q1 q2 अपॉन r. समझ में आ गया? इसे लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, एक ऐसा और वैसे. क्या लिखा है? In one way, what are they saying? They are saying it is nothing but q1 upon, check here, I can write it in two ways. q1 upon 4 pi epsilon 0 r, ये r डबल क्यों हो गया भाई, 1 सेकंड. हाँ, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इंटू q2, या तो उसको दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूं q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r इंटू q1. समझ में आ गई बात? इज दैट ओके? अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? ये वाला फॉर्मूला हमने कल देखा था, आपको दोबारा बता रहा हूं. ये जो स्केलर क्वांटिटी था उसका ये फॉर्मूला देखा था हमने. एक बार दोबारा मैं बता रहा हूं आपको, देखिए गौर से, कि अगर ये चार्ज है Q, तो व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला. ये समझ में आ गया क्या आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज. इस चार्ज का पोटेंशियल यहां पर है, इतना है. 1 कूलम चार्ज इंफिनिटी से यहां पर लाने के लिए इतना वर्क डन होगा. आई बात समझ में? सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज. ये इस चार्ज का पोटेंशियल है. समझ में आ गया? अब इस फॉर्मूले को गौर से देखिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r. सो इस चार्ज की वजह से इतनी दूरी पर इतना पोटेंशियल होगा. नाउ कम बैक टू दिस. यहां पर आइए दोबारा, कम बैक हियर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रैकेट? इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? दिस इज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज q1 एट a distance r. So what shall I write this as? This is potential of charge q1. Is this clear to you? This is potential of charge q1, isn't it? And this is at a distance r. This is at a distance r. Potential of q1 at distance r, at distance r into q2. अच्छा, उसको अगर मैं इस तरीके से देखता हूं तो व्हाट इज दिस ब्रैकेट? दिस इज पोटेंशियल ऑफ चार्ज q2 एट ए डिस्टेंस r. पोटेंशियल ऑफ चार्ज q2 एट डिस्टेंस r इंटू q1. इज दिस ओके? समझ में आ गया? तो दैट फॉर्म्स द पोटेंशियल ऑफ दिस थिंग. तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा v1, इन शॉर्ट आई विल राइट दिस एज q1 का पोटेंशियल को मैं डिनोट करूंगा v1 को, एंड इट इज एट ए डिस्टेंस r इंटू q2. या फिर उसको लिखने का दो और एक तरीका क्या है? q2 का जो पोटेंशियल इसको मैं बोलूंगा v2 एंड इट इज एट ए डिस्टेंस r इंटू
Q1। समझ में आ गया? सो इसको अगर मैं लिखूंगा U of R is actually this or this, and this is the formula that we get there. Is that clear? So U of R is V1 R into Q2 or V2 R into Q1. Is that clear? Isn't it? So what is this V of R? V of R is nothing but the potential of charge Q at a distance R. It is, what should we write it as? It is nothing but electric potential. It is an electric potential of charge Q at a distance R. लॉजिकली उसका मतलब क्या होता है? वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point in the electric field of which charge? In the electric field of charge Q. Is this clear to you? ये उसका लॉजिकल मतलब होगा। समझ में आ गई बात? Isn't it? So that is about this electric potential, और ये हमने यहाँ पर देख लिया। Any doubts about this? सबको समझ में आ गया ये? Okay? So let us proceed with the NCERT के questions. The NCERT at fingertips question number one second, यहाँ पर मुझे actually so let us start with the MCQs here. Question number 81 से आगे. Gauss law. The surface considered for Gauss law is called Gaussian surface. ऐसे CET में या HSC में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, JEE नीट में नहीं पूछेंगे. If integral of E bar dot ds bar is 0, Gauss law क्या बोलता है? What is the Gauss law? Gauss law states that integral of E bar dot ds bar is equal to Q upon epsilon 0. लेकिन अगर ये 0 है, if this is 0, then the charge inside is 0. बराबर है? गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है ना, वो ये होता है, बराबर है ना? एंड दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स. ये फ्लक्स होता है ना, एंड दिस इज द चार्ज इनसाइड. Q is the charge within the Gaussian surface. Charge within Gaussian surface. अभी तक आप लोगों ने गॉस थ्योरम जो था वो सिर्फ अप्लाई किया था एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए. अब आप उसको एक्चुअल प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे. तो चार्ज ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है? तो यहाँ पे what does that mean? That means the electric field inside the surface and on it is 0. हाँ, अगर उसके अंदर चार्ज ही 0 है तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 0 देयर. So A is correct answer. The electric field inside the surface is necessarily uniform. हाँ, वो तो यूनिफॉर्म होगा. All the charges must necessarily be outside the surface. हाँ, there is no charge inside because charge inside अगर होता तो ये पॉजिटिव आता, बराबर है ना? So all the charges are outside and therefore all of these is the answer there. Is this okay? Proceed next. If there were only one type of charge in the universe, then अगर वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स होता तो इसका मतलब हो जाता कि अगर सिर्फ एक टाइप ऑफ चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होते, बराबर है क्या? एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर भी नहीं होता. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो इन दैट केस वी से दिस बी इज करेक्ट, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर नहीं होता तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होता, बराबर है क्या? तो वी वुड हैव सेड कि B is correct, C is correct and therefore D is also correct. This is 0 if the charge outside the surface अगर होगा, charge is outside the surface तो ये होगा.
एंड इफ द चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q वेर इनसाइड द सरफेस। तो इसका आंसर होगा डी। इसको एज आप लोग इसको याद रखना पड़ेगा इसको। दिस इज क्लियर टू ऑल। अगले आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। A sphere encloses the electric dipole within it. A sphere encloses electrical dipole within it. ये स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डायपोल है। डायपोल का मतलब होता है देयर इज अ प्लस क्यू चार्ज एंड देयर इज माइनस क्यू चार्ज, इसको डायपोल बोलते हैं। सो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड? जीरो। प्लस क्यू माइनस क्यू, व्हाट इज द, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो गॉस थ्योरम बोलता है कि इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। But what is this q? This q is equal to plus q minus q and that is equal to 0 and therefore this is equal to 0. So what do we say here? Question number 84. The answer will be the total flux across the surface. This LHS is the flux and this q is the charge inside. Charge inside. तो charge inside अगर 0 होगा तो flux भी 0 होगा. So what is the answer here? A is the answer. Is this clear to all? Did you all understand this? क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 जिसको मैंने शायद स्टार किया था, नहीं किया? नहीं किया, देखते हैं। अच्छा, आपको एक एमसीक्यूज के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो लेट मी टेल यू दैट कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0 इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। याद रखना है आपको ये, ठीक है। And the value of 1/4 pi epsilon 0 is 9 into 10⁻⁹. So you have to remember these two values for MCQs. समझ में आ गया? ये दे या ना दे आपको ये याद रखना है ऐसे MCQs के लिए। Now with this we'll go for the question. A point charge of 4 microcoulomb at the center of a cubic Gaussian surface. It's a cubic Gaussian surface of 10 centimeter edge. The net electric flux through the surface is, the net electric flux through the surface. अब एक क्यूबिक सरफेस है, इस तरह का क्यूब है, और उसके सेंटर में यहां पे वो चार्ज है। अब उस चार्ज की वजह से, व्हाट इज दैट चार्ज, वॉट एवर दैट चार्ज क्यू इज देयर। अच्छा, उस चार्ज की वजह से वहां से क्या निकलेंगे रे बाहर सारे दिशाओं में, इन ऑल द डायरेक्शंस, व्हाट इज गोइंग टू गो? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे। हेलो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, मतलब इसी दिशा में सारे दिशाओं में क्या होगा, वहां पे इसी सारे दिशाओं में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकलेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, मतलब इसके कुल मिलाकर जो सरफेस होगा, ये इज दिस अ गॉसियन सरफेस? या दिस इज अ गॉसियन सरफेस। इज दिस अ क्लोज्ड सरफेस? हाँ। सो अगर ये क्लोज्ड सरफेस है तो ये गॉसियन सरफेस है। अगर गॉसियन सरफेस है तो आई कैन अप्लाई हियर व्हाट, द गॉस थ्योरम। व्हाट इज द गॉस थ्योरम? इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार, इसको हम इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। बट व्हाट इज दिस एलएचएस नेसेसरीली? इट इज नथिंग बट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। total electric flux, yes or no? Through the surface, and this total electric flux through the surface is equal to q upon, so what is the charge there? 4 into 10⁻⁻6 कूलम है ना, वो माइक्रो कूलम दिया है चार्ज, isn't it? Divided by epsilon 0, divided by epsilon 0. Now this is nothing but 8.85 whatever, this is 8.85 into 10⁻⁻12. तो अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है भाई। दिस इज एक्चुअली 4 अप्रोक्सीमेटली 8.85 को मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा 9 के साथ, एंड 10⁻² क्या हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। नाउ दैट इज इक्वल टू 0.94 जा 36, 4 बचा, 94 जा 36 चलता जाएगा ये, इंटू 10⁻6। कैन आई से दिस इज इक्वल टू 4.4, इधर जाता है तो डेसिमल पॉइंट, तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 4.4 into 10⁻⁵, this is the electric flux
This is Newton per meter square per coulomb. Is that clear? Now, which is the nearest answer there? B is the answer. Did you understand that? यहाँ पर मैंने गॉस थ्योरम यूज किया है. Is this okay? Alright. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 86. Question number 86 क्या दिया है यहाँ पे? It says the electric field components in the given figure are electric field. Electric field is a vector quantity. तो उसका ये है x component और उसके y और z component is 0. Its y and z component it is 0. So E bar is equal to EXI plus EYJ plus EZK, लेकिन इसमें से y और z component उसके 0 है and it is only along the x direction which is equal to alpha root x, x raised to half मतलब root x into I. This is E bar. It is shown in the x direction here. It's a cube having side A. This is x y z direction. समझ में आया सबको? Where alpha is 800. Okay, so I'll say this is nothing but alpha is 800 root x. ये है E bar. The charge within the cube is if net flux through the cube is. उन्होंने net flux दिया है यहाँ पे. They are saying what is the net flux through the cube. Net flux मतलब this is the LHS. Net flux मतलब it is integral of E bar dot ds bar. समझ में आ गई बात? Isn't it? So I will say the net flux. अब ये closed surface है तो integration when we are doing over the closed surface तो उसको कभी कभी ऐसा भी दिखाते हैं cyclic integral. Cyclic मतलब complete. उस surface को close करने, closed surface के लिए ऐसा दिखाते हैं integration को. तो आप इसको दिखाते हैं तो भी चलेगा, नहीं दिखाया तो भी चलेगा. So what is the net flux? The net flux is given to be net flux through the cube which is denoted by integral of E bar dot ds bar. That is nothing but the LHS. And LHS is equal to कितना दिया है? 1.05 Newton meter square per coulomb. Okay, fine. ये है LHS. And they are asking the charge within the cube. The charge within the cube they are asking here. The charge within the cube is, मतलब they are asking what is Q is equal to. So can I equate that this is equal to Q upon epsilon 0. सही है? ये RHS है. Yes or no? तो LHS RHS इक्वेट करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा अपने को बताइए मुझे. Therefore what is Q is equal to epsilon 0 into 1.05. Yes or no? What is epsilon 0 का वैल्यू? 8.85 into 1.05. So this is approximately 9 ना? 9 into 1. 9 into 1. So which is the 9 कूलम होना चाहिए. अच्छा 8.85 into 10 raised to minus 12 रह गया ना लिखने का. होल्ड ऑन ना. एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना है? 8.85 into 10 raised to minus 12 into 1.05. So answer is approximately 9 into 10 raised to minus 12. कितना कूलम चार्ज होगा? So which is the nearest answer here? A is the correct answer. Is this clear to you all? Any doubts about that? तो यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू एंड 1.45 एप्सिलॉन 0 का वैल्यू. इज दिस ओके? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 87. आप लोगों को सिमेट्री समझ में आता है? या सिमेट्री आपको अच्छे से समझ में आता है? कोई बात नहीं, वेरी गुड. ये क्यूब दिख रहा है, इट्स अ क्यूब. एक केक दिख रहा है, क्यूबिकल पेस्ट्री केक. अच्छा, उसको अगर मैं ऐसे काट दूं तो यहां पर, और उसमें से एक कॉर्नर पीस उसका मैंने हटा दिया है. कैन यू इमेजिन? ये एक सरफेस है, नो आई थिंक इट्स इजी फॉर यू टू इमेजिन दैट. ऐसा, या तो आप यू कैन यूज लिटिल डिफरेंट सरफेसेस हियर. इस तरीके से this is a different surface. So can you imagine that this is basically comprising of तो यहां का एक पीस मैंने हटा दिया है. इज दिस ओके? यहां का पीस मैंने हटा दिया.
तो ऐसे उसके कितने क्यूब्स हो सकते हैं तैयार, छोटे छोटे क्यूब्स, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके नीचे वाला है ना, हाँ एक रिमूव किया तो टोटल 8 बन सकते हैं, उसमें से एक मैंने रिमूव किया है। इज दिस ओके? इज दिस ओके? अब ऐसे मान के चलिए कि यहां पर उसके सेंटर पर एक चार्ज है Q। इस चार्ज की वजह से इट विल स्प्रेड, जैसे एक लाइट होता है तो लाइट जो होता है वो, लाइट का बल्ब अगर वहां पर है तो विल इट स्प्रेड द लाइट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस? यस। तो उसी तरह से यहाँ पे चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से it will emit, it will give out, it will have dash dash electric lines of force in all the possible directions, yes or no? And this will be symmetrical, this will be symmetrical, बराबर है क्या? तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को वेक्टोरियली दिखाने का या एक्सप्रेशन वाइज लिखने का तरीका है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यस और नो, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं। तो यहां से बाहर निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सारे दिशाओं में सिमेट्रिकली फैलेगा, बराबर है क्या? मुझे चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज फॉर दिस वन पर्टिकुलर क्यूब, किसी एक क्यूब के लिए कितना होगा? विल इट बी 1/8? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है यहां पे? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, देखिए यहां पे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मैं उसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to integral of E bar dot ds bar, yes or no? So what is the 1/8 of the electric flux? Electric flux connected to this one particular cube, electric flux for one cube out of 8, is it 1/8 of E bar dot ds bar? Are you understanding what I'm saying? अगर लाइट है तो वहां से जाने वाली रोशनी जो होगी, जो लाइट होगा वो 1/8 ऑफ पार्ट विल पास थ्रू दिस, ऐसे होगा ना। इफ आई एम कीपिंग द बल्ब ओवर हियर, इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? वेल, कीपिंग इन व्यू ऑल दिस थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन हियर। तो ये जो पर्टिकुलर निकाला हुआ है उसके एक कॉर्नर में होगा ना रे चार्ज रखा हुआ, तो ऐसा पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? हाँ, now let us read the total flux through the faces of the cube with side of length a, इसका लेंथ है a, ठीक है। if the charge is placed at the corner a, so to understand this I imagine that this cube is taken out from here, is that understood? तो यहां से इस क्यूब से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इट इज एक्चुअली 1/8 ऑफ दिस, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड, इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां से अगर चार्ज यहां पे रखा गया है तो इस चार्ज के सारे दिशाओं में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, बराबर है क्या? इसके सारे दिशाओं में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है और हमें सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए विच इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्यूब, इज दैट क्लियर? इज दिस वेरी क्लियर? सो व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? उन्होंने बोला है the total flux through this, so the total flux through this is given by, now we know that integral of E bar dot ds bar is equal to q upon epsilon 0, divide by 8 on either side, and that is the answer. Is this clear? Is that okay? बाउसर गया, समझा? I'll go for the next question. Last time मैंने किया था क्या ये क्वेश्चन? किया था, सेम डायग्राम है ऑलमोस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। I want you all to go to question number 89 after that. A point charge 20 microcoulomb. A point charge 20 microcoulomb is at a distance
6 सेंटीमीटर, यहां से 6 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट चार्ज है विच इज 20 माइक्रोकूलम, 20 microcoulomb at a distance 6 centimeter directly above the center of a square of side 12 centimeter. Okay, as shown in the figure, the magnitude of the electric flux through the square is. अब एक अगर वैसा ही क्यूब आप कंसिडर करिए, you consider the cube in the same way like this. ठीक है, यहां पर एक मैं क्यूब अगर ऐसा कंसिडर कर लूं, ठीक है, और उसके सेंटर पर ये है, ठीक है, उसके सेंटर पर है. सो इफ दिस इज द चार्ज क्यू, तो वो इस तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भेज सकता है, इस तरफ भेज सकता है, लेफ्ट राइट, आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, सिमेट्रिकली. यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो यहां पर we want the flux which is associated, यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, राइट में, लेफ्ट में, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है. we want the flux which is going to cut this वाला पार्ट. तो it is only downward जाने वाला फ्लक्स ना. are you understanding that? so here I'll divide it by 6. what shall I say here? I'll say by Gauss law, what is the magnitude of electric flux? Electric flux through the square, मतलब सिर्फ बॉटम सरफेस का चाहिए. so electric flux through the sphere, electric flux through square is equal to 1/6 of integral of E bar dot ds bar. now E bar dot ds bar is nothing but q upon epsilon 0, तो उसका भी 1/6 लेना पड़ेगा. yes or no? so that is 1/6 into what is the charge there, 20 into 10 raised to minus 6 divided by epsilon 0 is 8.85 into 10 raised to minus 12. तो क्या बनेगा जी? this will be approximately I'll say this is 20/6 into 9 into 10 raised to 6. सही है. एक काम कीजिएगा, इसको 200 बना देते हैं और इसको 5 बना देते हैं, ठीक है ना. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये क्या आएगा, दोनों का टेबल आता है आपको, 6 1 जा 6 3 जा 18, एक बचा, सॉरी 2 बचा, 20, 6 3 जा 18, 2 बचा, 33.33. यस और नो? अब 33.33 को आप डिवाइड कीजिएगा 9 से, अपॉन 9. So let me divide that now. What am I going to get there? This will give me, that is equal to approximately 9 3 27 3 जा 27 6 60 54 6 जा, है ना, approximately into 10 raised to 5. So this is the net flux 3.6 into 10 raised to 5, which is the nearest answer. B is the nearest answer. बराबर है क्या? Any doubts about that? समझ में आ रहा है सबको ये? God, great. Question number 90 की तरफ बढ़ते हैं अभी. We'll go for question number 90. Sorry, 88. 88 वाला देखते हैं. Which of the statements is not true? Not true. Gauss's law is true for any closed surface. सही है. Okay, दूसरा क्या बोल रहा है? The term Q on the right hand side of the Gauss law includes the sum of all the charges enclosed by the surface. It is also true. तीसरा, Gauss law is not much useful in calculating electrostatic field when the system has some symmetry. अरे बाबा झूठ बोल रहा है, बिल्कुल सिमेट्री के लिए वो एप्लीकेबल है. Gauss law is based on the inverse square dependence on the distance contained in Coulomb's law. Yes, Gauss law को यूज करते हैं, उसके टाइम पे हम Coulomb's law का फोर्स is equal to 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square ऐसा यूज करते हैं. अब इसमें दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, तो ये जब जहां कहीं होता है इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ. So is the Gauss law based on this? Yes, Gauss law is based on this. This is also correct statement. So the incorrect statement is
C, and therefore it is the answer. Is that clear to all? Any doubts about that? समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go further. Take this further. Question number 90. Now the questions are based on the applications of Gauss law. Applications of Gauss law. A rod of length. Rod of length. Rod मतलब जो आज हमने फॉर्मूला देखा है सिलेंडर वाला. सिलेंडर वाला जो फॉर्मूला है आप बुक्स में देख सकते हो. द फॉर्मूला फॉर सिलेंडर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन r. Absolutely correct. So this is for the cylinder. Lambda is the surface charge density, linear charge density for the length. चलिए बात करते हैं. A rod of length 2.5 meter, radius 4.6 millimeter. Length of the rod is 2.4 and radius of the rod is 4.6 millimeter. Carries a negative charge. Q is equal to minus charge है. अब हमने ये भी देखा था कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो आउटसाइड जाता है, करेक्ट. और चार्ज अगर निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो इनवर्ड होता है, करेक्ट ना. चलिए कोई नहीं. सो चार्ज कितना दिया है 4.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम is spread uniformly over its surface. The electric field near the midpoint of the rod at the point on its surface. At the point on its surface मतलब R is equal to capital R ना. हेलो, बराबर है क्या? क्योंकि इस रॉड का जो सरफेस उसका जो रेडियस होता है उसको कैपिटल आर बोलते हैं और अगर कहीं दूर दूसरा पॉइंट है तो उसको स्मॉल आर बोलते हैं. यस और नो? इजंट इट? सो आई वांट इट ऑन इट सरफेस एंड एट द मिड पॉइंट, नियर द मिड पॉइंट. वो कहीं पर भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसमें मुझे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर लेना पड़ेगा. तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एंड कैपिटल, ये कैपिटल आर इसका सरफेस रेडियस है ना. सो दिस इज 4.6 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर. समझ में आ गया? लैम्बडा कैलकुलेट करना पड़ेगा. लैम्बडा इज द टोटल चार्ज अपॉन द टोटल लेंथ. समझ में आ गया? तो कितना चार्ज दिया है 4.2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन टोटल लेंथ इज 2.4. बराबर है क्या? सो 6 7 जा 6 4 जा, समझेगा? सो दिस इज 7/4 इंटू 10⁻⁷. चलिए अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. क्या मिल जाएगा? देयरफॉर E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दे आर आस्किंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही है, इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0. अब मैं उसको लिखते समय कैसे लिखूंगा? ये 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 है इंटू लैम्बडा अपॉन आर. व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा. सो दैट दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. And what is the value of 1/4 pi epsilon 0? 9 into 10⁻⁹. समझ में आ गया? Into 2 into lambda is this 7/4 10⁻⁷ divided by r. R is equal to this 4.6 into 10⁻⁻3. Is that understood? अब बस मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है. I just want to simplify this now. So what is this going to give me? 2 2 जा 4, तो ये कुल मिलाकर आएगा 9 इंटू 7 इंटू 4.6 इंटू 2. 10 के पावर्स देखिए अब क्या आएगा. 9 7 2 2 ऊपर आके 3 5. इज दिस ओके? समझ में आ गया? अच्छा, ये 2 1 जा एंड 2 4.5 जा आएगा. सही है ना? तो 4.5 एंड 4.6 इज ऑलमोस्ट सेम. So I'll say this is approximately 7 into 10⁵. Is it nearby? 7 into 10⁵. और ये माइनस होगा, you know why minus? Because it's a negative charge. तो अब इसका नजदीकी आंसर कौन सा है? C is the correct answer there. सही है? Because this is inward. Inward क्यों है? Because of the negative charge. समझ में आ गई बात? So the answer is C here. C. Is this clear to all? Alright, next question I'll go for. Two parallel infinite line charges. Two parallel infinite line charges.
इनफाइनाइट लाइन चार्जेस मतलब ये एक ऐसा चार्ज है और एक ऐसा चार्ज, दे आर इनफाइनाइट, पैरेलल है, प्लस लैम्बडा और यहां पर माइनस लैम्बडा, प्लस लैम्बडा एंड माइनस लैम्बडा, ओके, are placed with a separation distance of r in the free space. So the distance of separation between them is r. The net electric field exactly midway between the two line charges is यहाँ पर. What is the electric field here? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलिए कैसे करेंगे? लाइन चार्जेस दिए हैं. Can I assume this as जो हमने इसका देखा था ना, व्हाट यू से, सिलेंडर का, सिलेंडर का देखा था, वैसे एज्यूम कर सकते हैं ना, ऐसा वाला सिलेंडर है समझो, बराबर है क्या? और सिलेंडर के लिए हमने जो देखा था कि भाई अगर ये एक सिलेंडर है, समझोगे इस तरीके से, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का रेडियस है r, और उसके कुछ डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द सिलेंड्रिकल चार्ज, जो आज हमने डिराइव किया था 1/2πε0 लैम्बडा अपॉन r. ये फॉर्मूला है, बराबर है, इज दिस द फॉर्मूला? हाँ, इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे. अब हम इसको एक सिलेंडर की तरह, क्यों? क्योंकि इसके अंदर लैम्बडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ पर भी लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, जो भी चार्ज दिया है वो यहाँ पर स्प्रेड हो चुका है, यस और नो, इजंट इट? तो अब इसकी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना आया जी यहां से यहां तक का, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, इज दैट r/2, इज दैट r/2? समझ में आ रहा है? सो द डिस्टेंस हियर, ये जो डिस्टेंस कहलाता है r, दिस r इज एक्चुअली इक्वल टू r/2 फॉर दिस. समझ में आ गया, इजंट इट? इज दैट ओके? अच्छा, सो यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो आउटसाइड होता है ना, दिस इज आउटसाइड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस लैम्बडा वाला चार्ज, यस और नो, इजंट इट? तो उसको मैं क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्लस लैम्बडा चार्ज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? 1/2πε0 इनटू व्हाट इज द इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, और इसमें लैम्बडा दिया है ना, ओके, सो आई से लैम्बडा को मैं लैम्बडा ही बोल दूंगा यहाँ पर, लेकिन वो प्लस लैम्बडा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस हियर, इट इज r/2. इज दिस क्लियर टू ऑल? अच्छा, इसी तरीके से इन द सेम वे, इन द सेम वे, ये जो निगेटिव वाला चार्ज है, निगेटिव वाले चार्ज की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, और निगेटिव वाले चार्ज की, नेगेटिव वाले चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इनवर्ड होती है, पता है क्या? पता है ना? हाँ, एक सेकंड यहाँ पे दिया था ना हमने भाई, लेट्स सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज ये रहा, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज इनवर्ड, समझ में आ गया, इजंट इट? तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन इनवर्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये सिलेंडर कंसिडर करूँ तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी दिशा में होगा, मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ माइनस लैम्बडा चार्ज, आई विल कैलकुलेट इट एज माइनस लैम्बडा चार्ज की वजह से होगा. देखो दोनों का मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, 1/2πε0, ये डिस्टेंस भी r/2 ही है, so it will be into lambda divided by r/2. Is this okay? But these are the two vectors which are having same magnitude and same direction also. हाँ, तो ये वाला माइनस है ना, इसके इनसाइड ही तो है ना,
आर यू अंडरस्टैंड? ये जो है ना वो सिलेंडर इधर है देखिए, और ये वाला सिलेंडर है ना वो ये है। समझ में आ गया क्या? इज दिस ओके? ये वाला सिलेंडर जो है वो यहां पर दिखाया मैंने। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसका आउटवर्ड होगा ई बार और इसका ई बार इनवर्ड होगा, बराबर है? सो लेट मी, व्हाट विल बी ई टोटल? आई विल से ई टोटल is equal to E because of lambda plus E because of lambda minus। समझ में आ गया? So I just have to multiply this by 2, so 2 into 1 upon 2 pi epsilon 0 into ये r ऊपर और lambda upon r by 2, उसको फिलहाल तो ऐसे ही लिख देता हूं मैं, चलेगा? चलेगा? अब ये 2 इधर आएगा और ये वाला 2 ऊपर जाएगा, तो कुल मिलाकर आंसर क्या आएगा? या तो फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल करेंगे और ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम 2 लैम्बडा अपॉन pi epsilon 0 r, 2 lambda upon pi epsilon 0 r, so b is the answer there। Is this clear to you all? Any doubts about that? हाँ, समझ में आ गया? आई थिंक दिस वाज स्टार और हाफ स्टार, कि नहीं था कुछ भी? इजी था।